भारत के 5 ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। नंबर 5 पर आती हैं मायावती जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की वो आयरन लेडी जिनके एक इशारे पर बड़े बड़े अफसरों की कुर्सियां हिल जाती थी। साल 2007 का वो दौर याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे। उस समय मायावती जी ने एक ऐसा अजूबा कह दिखाया जिसकी उम्मीद किसी भी राजनीतिक पंडित को नहीं थी। उन्होंने नारा दिया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा तगड़ा तड़का लगाया कि सवर्ण, दलित और मुस्लिम मतदाता सब एक ही पाली में आ गए। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बीएसपी सरकार बन गई। लखनऊ की गद्दी पर बैठते ही मायावती जी की नजरें सीधे दिल्ली के लाल किले पर टिक गई। आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद हर नेता का अगला स्टॉप दिल्ली ही होता है, लेकिन तभी पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। साल 2008 में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार संकट में आ गई क्योंकि लेफ्ट पार्टियों ने परमाणु समझौते के विरोध में अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसी राजनीतिक भूचाल के बीच जन्म हुआ थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे का। इस मोर्चे में देश के तमाम क्षेत्रीय छत्र शामिल थे और इन सबको एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ चित कर सके। मायावती जी इस रोल के लिए सबसे फिट थी। प्रकाश करात जी जैसे बड़े नेता खुद चलकर लखनऊ पहुंचे। मायावती जी को देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा। दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गज नेता लखनऊ आकर हाथ बांधकर खड़े होने लगे थे। मायावती जी का रुतबा उस समय 7वें आसमान पर था, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। कहते हैं कि दिल्ली का लड्डू दूर से ही अच्छा लगता है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव आ गए। मायावती जी का पूरा प्लान था कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कम 50 सीटें जीतकर वो किंग मेकर नहीं बल्कि सीधे क्वीन बनेगी। उनकी तैयारियों को देखकर कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में रात की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन राजनीति में जैसा सोचा जाता है वैसा होता नहीं है। जनता ने ईवीएम का बटन दबाया और मायावती जी के सारे समीकरणों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए ने उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें जीत ली, जबकि बीएसपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 20 सीटों पर सिमट कर रह गई। बस यहीं पर पूरी कहानी का दी एंड हो गया। इसे कहते हैं कि चौबे जी कहते छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। हाथ आई कुर्सी, आंखों के सामने से हवा हो गई। मायावती जी का चांस तो सीटों के जोड़ तोड़ और किस्मत के फेर में फंस गया। लेकिन हमारी लिस्ट के अगले नंबर पर जो नेता है उनके पैर तो खुद लक्ष्मी जी धोने आई थी। कुर्सी खुद चलकर उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी, पर उन्होंने जो किया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर कौन था वो नेता जिसने प्रधानमंत्री पद को लात मार दी? चलिए देखते हैं। नंबर 4 पर आते हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश के हाईटेक और विजनरी मुख्यमंत्री। साल 1996 का वो दौर भारतीय राजनीति का सबसे अजीबोगरीब दौर था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और देश की किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार गिर चुकी थी। पूरा देश असमंजस में था कि अब देश को कौन संभालेगा। इसी माहौल में जन्म हुआ संयुक्त मोर्चा यानी यूनाइटेड फ्रंट का। इस पूरे गठबंधन के सबसे बड़े मैनेजर और किंग मेकर बनकर उभरे एन चंद्रबाबू नायडू जी। वो इस मोर्चे के संयोजक थे। दिल्ली के आंध्र भवन में देश के तमाम बड़े बड़े नेता सर जोड़कर बैठे थे कि आखिर देश का दूल्हा किसे बनाया जाए। लेकिन तभी कमरे के भीतर एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसने सबको चौंका दिया। गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं जैसे बीपी सिंह जी और करुणानिधि जी ने एन चंद्रबाबू नायडू जी का हाथ पकड़ा और कहा कि आप ही देश के प्रधानमंत्री बन जाइए। आपके पास विजन है, आप युवा हैं और आप सबको साथ लेकर चल सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस कुर्सी के लिए नेता अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, वो पद नायडू जी को बिना मांगे चांदी की थाली में परोसकर मिल रहा था। लेकिन नायडू जी ठहरे धुन के पक्के और दूरदर्शी राजनेता। उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली का राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे अपने आंध्र प्रदेश को चमकाना है, हैदराबाद को दुनिया के नक्शे पर लाना है। नायडू जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को सीधे सीधे ठुकरा दिया। इसे कहते हैं असली जिगरा। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने के बजाय एच.डी. देवेगौड़ा जी का नाम आगे बढ़ा दिया। क्या नायडू जी का यह फैसला सही था? बाद के सालों में आंध्र प्रदेश का विभाजन भी हुआ और नायडू जी को कई राजनीतिक झटके भी झेलने पड़े। राजनीति का सीधा नियम है, जो मौका एक बार हाथ से फिसल जाता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता।
लेकिन 1996 का वो फैसला इतिहास में दर्ज हो गया जब एक मुख्यमंत्री ने देश का पीएम बनने से साफ इनकार कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू जी ने तो राज्य के विकास के लिए दिल्ली का तख्त खुद ही छोड़ दिया था। लेकिन नंबर 3 पर जो नेता आ रहे हैं वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे। उनका सिक्का चलता था, उनका रुतबा था, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं ने उनके पीछे ऐसा चक्रव्यूह रचा कि वो अभिमन्यु की तरह फंस कर रह गए। कौन है वो महाराष्ट्र का चाणक्य जिसके साथ दिल्ली में बहुत बड़ा गेम हो गया? चले जानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं शरद पवार जी, महाराष्ट्र की राजनीति के असली बाजीगर। साल 1991 की बात है। देश में लोकसभा चुनाव के बीच ही एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस हादसे के बाद पूरे देश में सहानुभूति की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई। कांग्रेस को चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली, हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से थोड़ी दूर रह गई थी। अब दिल्ली के एक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा था कि आखिर देश का नया कप्तान कौन होगा। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार जी का नाम इस रेस में सबसे ऊपर चल रहा था। वो युवा थे, बेहद कद्दावर थे और उनके पास सांसदों का एक बहुत बड़ा गुट भी था। शरद पवार जी ने दिल्ली के तख्त के लिए अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार एक मराठा मानुस दिल्ली की गद्दी पर बैठकर राज करेगा। मुंबई के बड़े बड़े बिजनेस घराने भी उनके समर्थन में आ चुके थे। पवार जी को लगा कि दिल्ली फतह हो चुकी है, पर उन्हें क्या पता था कि पीठ पीछे दिल्ली के दरबारी कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। कांग्रेस के पुराने सिंडिकेट नेताओं जैसे अजय सिंह जी और प्रणब मुखर्जी जी को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक युवा और ताकतवर नेता पीएम बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन बुजुर्ग नेताओं की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती। इन पुराने दरबारियों ने बैक स्टेज का ऐसा गेम खेला जिसने सबको चौंका कर रख दिया। उन्होंने राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके और स्वास्थ्य कारणों से चुनाव भी न लड़ने वाले पीवी नरसिम्हा राव जी को आगे कर दिया। शरद पवार जी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए नरसिम्हा राव जी को रातों रात पीएम की कुर्सी के रेस में शामिल किया गया और अंततः उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। शरद पवार जी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उनके हाथ आई बाजी आखिरी सेकंड में फिसल गई। इसके बाद साल 1999 में सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन वो फिर कभी दिल्ली के इतने करीब नहीं पहुंच पाए। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और शरद पवार जी की टाइमिंग को अपनों नहीं बिगाड़ दिया। शरद पवार जी के साथ तो पार्टी के अंदरूनी दरबारियों ने माइंड गेम खेल दिया था। लेकिन नंबर 2 पर जो कहानी है वो तो सीधे सीधे दो जिगरी दोस्तों के बीच की दुश्मनी की कहानी है। लड्डू बटने ही वाले थे। दर्जी ने शेरवानी का नाप ले लिया था, हलवाई कड़ाही चढ़ा चुके थे, लेकिन तभी रात के 2 बजे एक ऐसा फोन बजा जिसने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। कौन था वो नेता जिसके हाथ से आखिरी सेकंड में निवाला छिन गया? चले दिल थाम कर सुनिए यह मजेदार किस्सा। नंबर 2 पर आते हैं मुलायम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश के नेताजी और समाजवादियों के सबसे बड़े मसीहा। साल 1996 का साल भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे ज्यादा ड्रामे से भरा साल था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार गिर चुकी थी। अब संयुक्त मोर्चा दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में पूरी ताकत से जुटा हुआ था। ज्योति बसु जी ने पीएम बनने से मना कर दिया था, जिसके बारे में हम नंबर 1 पर बात करेंगे। अब पूरी दुनिया की नजरें टेक गई मुलायम सिंह यादव जी पर। मुलायम सिंह जी उस समय देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। गठबंधन के ज्यादातर दल और नेता मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर पूरी तरह सहमत हो चुके थे। दिल्ली के लुटियंस जोन में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मुलायम सिंह यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। लखनऊ से लेकर सैफई तक ढोल नगाड़े बजने लगे और जश्न का माहौल बन चुका था। उनके खास लोगों ने उन्हें बधाई वाले फोन करने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी इस पूरी फिल्म में एंट्री होती है बिहार के 2 बड़े क्षत्रपों की, लालू प्रसाद यादव जी और शरद यादव जी। उन दोनों नेताओं ने मिलकर मुलायम सिंह जी के नाम पर एक ऐसा कड़ा वीटो लगा दिया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। राजनीति का यह सीधा नियम है कि एक मैदान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। लालू प्रसाद यादव जी को शायद यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उनके ही पड़ोसी राज्य का और उनके ही बराबर का कोई यादव नेता देश का प्रधानमंत्री बन जाए और उनका खुद का कद छोटा हो जाए। लालू जी ने साफ कह दिया कि अगर यूपी का चरवाहा पीएम बनेगा तो बिहार का चरवाहा क्यों नहीं।
आपसी ईर्ष्या और खींचतान ने ऐसा रंग बदला कि मुलायम सिंह जी के हाथ आई हुई कुर्सी आखिरी मिनट पर छिन गई। उनकी जगह चुपके से पीछे से आकर एचडी देवेगौड़ा जी बाजी मार ले गए। मुलायम सिंह यादव जी हाथ ही मलते रह गए। अपनों की ही लंगड़ी ने मुलायम सिंह जी का देश का पीएम बनने का सबसे बड़ा मौका हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी का पत्ता तो उनके अपने ही साथियों ने काट दिया, लेकिन अब नंबर 1 पर जो कहानी है वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा क्लाइमैक्स है। यह भारतीय इतिहास का वो एकलौता पल था जब दुश्मन भी गले मिलने को तैयार थे, लेकिन खुद के परिवार ने ही घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आखिर कौन था वो नेता जिसके लिए पूरी दुनिया राजी थी, पर उसकी अपनी ही पार्टी बेलन बन गई। चले जानते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 पर आते हैं ज्योति बसु जी, पश्चिम बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ और सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। साल 1996 में जब देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ था, तब तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही थी जिस पर देश का कोई भी नेता उंगली न उठा सके। तब सर्वसम्मति से ज्योति बसु जी का नाम सबसे आगे रखा गया। वो देश के सबसे सीनियर और अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक थे। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी और उनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा उनकी घोर विरोधी पार्टियां भी मानती थी। यहाँ तक कि कांग्रेस भी उन्हें बाहर से समर्थन देने के लिए पूरी तरह राजी हो गई थी। बीपी सिंह जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी तक देश के तमाम बड़े नेताओं ने एक सुर में कहा कि ज्योति बसु जी को ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। भारत के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा था कि कोई कम्युनिस्ट नेता देश का प्रधानमंत्री बनकर लाल किले से तिरंगा फहराने वाला था। ज्योति बसु जी खुद भी इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे, लेकिन तभी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। 14 मई 1996 को ज्योति बसु जी की अपनी पार्टी सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की एक बहुत बड़ी आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पार्टी के अंदर मौजूद कुछ किताबी सिद्धांतों पर चलने वाले युवा नेताओं ने इस पर कड़ा अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि हमारी पार्टी के पास लोकसभा में अकेले दम पर बहुमत नहीं है, इसलिए हम किसी भी पूंजीवादी सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी के अंदर बाकायदा वोटिंग कराई गई। कुल 32 सदस्यों में से 19 लोगों ने विरोध में वोट किया और 13 लोगों ने समर्थन में। बहुमत ने ज्योति बसु जी को प्रधानमंत्री बनने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। सोचे, पूरा देश तैयार खड़ा था, कुर्सी सामने रखी थी, विरोधी भी तैयार थे, लेकिन अपनी ही पार्टी ने पीछे से छुरा घोंप दिया। ज्योति बसु जी ने बाद में अपनी आत्मकथा में इस फैसले को बहुत भारी मन से ऐतिहासिक भूल कहा था। थाली में परोसी हुई देश की सबसे बड़ी कुर्सी को पार्टी के कड़े और पुराने सिद्धांतों की बलि चढ़ा दिया गया। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को पूरे इतिहास में दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं मिला। ज्योति बसु जी का प्रधानमंत्री न बन पाना भारतीय राजनीति का एक ऐसा पन्ना बन गया जिसे हमेशा एक बहुत बड़े अफसोस के साथ पढ़ा जाएगा।